Assalamu alaikum, dear students. Today, our topic, which I am going to deliver before you, is main features of agriculture in India. Main features of agriculture in India. Explain the main features of agriculture in India. Agriculture has the great importance of Indian economy. In the words of Gunnar Myrdal, it is the agriculture sector that the battle of long-term economic development of India will be won or lost. Thus, the features of Indian agriculture is as under. Agriculture has a great importance in Indian economy. एग्रीकल्चर जो है इसकी इंडियन इकोनॉमी में बहुत बड़ी अहमियत है. गुनार के वर्ड्स के मुताबिक, गुनार माइडल वो क्या कहता है कि इट इज़ इन द एग्रीकल्चर सेक्टर दैट द बैटल ऑफ लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया विल बी वन और लॉस्ट. कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है ये एक लड़ाई है, बैटल है लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया की. ये वन भी यानी जीत भी सकते हैं और खो भी सकते हैं हम, लॉस्ट. दस द फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर इज अंडर. अब जो ये मेन फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चर के जो हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं. सबसे पहला फीचर जो है मेन सोर्स ऑफ नेशनल इनकम, यानी ये जो एग्रीकल्चर है ये नेशनल इनकम का एक मेन सोर्स है. यानी एक फीचर एग्रीकल्चर का ये भी है कि एग्रीकल्चर इज़ द मेन सोर्स ऑफ नेशनल इनकम. यानी नेशनल इनकम जो कौमी आमदनी है उसका एक मेन सोर्स है ये एग्रीकल्चर. द मेन फीचर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर इज़ दैट इट इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ नेशनल इनकम. यानी ये जो मेन फीचर इंडियन एग्रीकल्चर का है कि ये कि एक अहम जो है सोर्स ऑफ नेशनल इनकम का है. एट प्रेजेंट एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट 17.1% इन द नेशनल इनकम, डिक्लाइंड फ्रॉम 51% टू 14.1%. यानी प्रेजेंट में एग्रीकल्चर जो है वो कंट्रीब्यूट करता है 17.1% टू द कंट्रीज़ नेशनल इनकम में. इन डिफरेंट प्लान पीरियड्स, अब जो ये मुख्तलिफ प्लान पीरियड्स हैं, द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन द नेशनल इनकम डिक्लाइनड. मुख्तलिफ प्लान पीरियड में ये एग्रीकल्चर की जो कंट्रीब्यूशन है जो नेशनल इनकम में वो करता है वो घट गया, डिक्लाइनड फ्रॉम 51% टू 14.1% तक. यानी 51% से 14.1% तक घट गया. इन द बिगिनिंग ऑफ द प्लानिंग एरा, जो शुरुआती साल जो थे प्लानिंग के, एग्रीकल्चर वाज द मेन कंट्रीब्यूटर टू द नेशनल इनकम. तो पहला जो है सबसे पहले जब ये भी प्लान पीरियड शुरू हो गए तो उन सालों में ये जो एग्रीकल्चर जो है एक मेन कंट्रीब्यूटर था नेशनल इनकम में. बट नाउ इट इज़ शेयर इज़ डिक्रीजिंग. अब इसका हिस्सा जो है, शेयर जो इसका वो घट रहा है. इन द डेवलप्ड कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड, ये जो दुनिया के जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, फॉर एग्जांपल लाइक इन अमेरिका, जापान, इंग्लैंड एट्सट्रा, एग्रीकल्चर इज़ वेरी मच डेवलप्ड. वहाँ पर इसको एग्रीकल्चर को बहुत डेवलप किया गया. बट इट्स शेयर इन देयर जीडीपी इज़ वेरी स्मॉल. लेकिन जीडीपी में इसका शेयर जो है वो बहुत कम है. जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है मुल्क का होता है उसमें इसमें इसका शेयर कम है. किसका? एग्रीकल्चर का. इन एडवांस्ड कंट्रीज़ में, ये जो डेवलप्ड कंट्रीज़ अमेरिका, जापान वगैरह, उनका हिस्सा उसमें कम है. बट इन इंडिया एग्रीकल्चर इज़ वन ऑफ द मेन कंट्रीब्यूटर्स ऑफ जीडीपी. लेकिन इंडिया जो है वो एक अहम कंट्रीब्यूटर है जीडीपी का. जो उसके अपने मुल्क की जीडीपी है उसमें एग्रीकल्चर का एक बहुत बड़ा मेन कंट्रीब्यूटर है उसका, उसमें का कंट्रीब्यूटर है उसका, किसका? जीडीपी का. तो दूसरा इसका पॉइंट जो है, दूसरा फीचर जो है एग्रीकल्चर का वो है कि एम्प्लॉय मेन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. एग्रीकल्चर जो है वो एम्प्लॉयमेंट का मेन सोर्स है. यानी इससे एम्प्लॉयमेंट भी हासिल होता है और लोगों को रोज़गार हासिल होता है इस एग्रीकल्चर से. ये इसका मेन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है, एग्रीकल्चर इज़ द मेन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. यानी India, another feature of the Indian agriculture is that it is the main source of employment. ठीक. In 2011 to 12, 50.2% of the working population was engaged on agriculture.
एंड इट्स एलाइड एक्टिविटीज़, यानी 211 और 212 में 50.2% जो है, जो पॉपुलेशन जो आबादी, जो वर्किंग पॉपुलेशन, जो मजदूरी काम करने वाले आदमी थे, वो एंगेजड थे किस में, एग्रीकल्चर में। और उसकी एलाइड एक्टिविटीज़, यानी उसकी एलाइड एक्टिविटीज़ क्या है, जैसे कि फॉरेस्ट्री है उसकी एलाइड एक्टिविटीज़, एनिमल हस्बेंड्री उसकी एक्टिविटीज़ है, पोल्ट्री उसकी एक्टिविटीज़ है, वो ये एलाइड एक्टिविटीज़ हैं। वो इनमें काम करने वाले जो हैं वो तकरीबन 50.2% वाले यानी वो लोग थे। इन अदर डेवलप्ड कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड, अब जो बाकी जो दुनिया के जो बाकी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, दिस परसेंटेज इज़ वेरी लो, वहाँ पर इसकी परसेंटेज बहुत कम है, इंडिया में इसकी ज़्यादा है। इन इंडिया दिस लार्ज प्रपोर्शन ऑफ लैंड इंडिकेट्स the importance of agriculture on one hand and underdeveloped nature of the Indian economy in the other hand। तो इंडिया में जो है दिस लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ लैंड, ये जो इतनी जो लार्ज प्रोपोर्शन, एक तनासुब जो है ज़मीन का, इंडिकेट्स ज़ाहिर करता है कि इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर ऑन वन हैंड, कि इस एग्रीकल्चर की कितनी अहमियत है, ज़राअत की कितनी अहमियत है इंडिया में, एंड अंडर डेवलप्ड नेचर ऑफ द इंडियन इकानमी ऑन द अदर हैंड। तो तीसरा फीचर जो है इसका यानी एग्रीकल्चर का जो है कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी ये एक ऐसी एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर है जो एक छुपी हुई अनएम्प्लॉयमेंट है, नहीं, जो एक छुपी हुई हिडन अनएम्प्लॉयमेंट जिसको कहते हैं हिडन। जैसा कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज अनदर फीचर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, ये एक दूसरा फीचर है इसका एग्रीकल्चर का। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज ए सिचुएशन वेयर एक्सेस वर्कर्स आर एब्जॉर्ब्ड, को डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर जो एक्सेस वर्कर्स हैं वो ये एब्जॉर्ब करता है, एग्रीकल्चर वो एक्सेस वर्कर्स को भी एब्जॉर्ब करता है, इसलिए इसको हिडन भी कहते हैं, हिडन यानी अनएम्प्लॉयमेंट है इसमें। फॉर एग्जांपल इन 2 सेक्टर ऑफ लैंड 3 वर्कर्स कैन कल्टिवेट इफिशिएंटली, मिसाल के तौर पर हम ये कहेंगे कि 2 हेक्टर ज़मीन में 3 वर्कर्स जो है अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं, उसको काश्त कर सकते हैं, बट देयर आर 6 वर्कर्स डूइंग वर्क ऑन दैट लैंड, लेकिन इस लैंड पर 6 वर्कर्स काम करते हैं। वो दीज 3 एक्सेस वर्कर्स, असली तो काम 3 ही वर्करों का था, तो लेकिन अब 6 वर्कर्स इसमें काम करते हैं, वो दीज 3 एक्सेस वर्कर्स, अब ये जो 3 अलावा वर्कर्स हैं और कॉल्ड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड, तो इनको डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड कहते हैं। ये जो अलावा इसमें जो है कोई ये भी इसमें छुप जाते हैं। इफ़ दीज 3 वर्कर्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द वर्क, अगर इन 3 जो अलावा वर्कर्स हैं, एक्सेस वर्कर्स हैं, इनको हटाया जाए इस काम से, देयर विल बी नो डिक्रीज इन द प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन में कोई कमी नहीं आएगी, क्योंकि वो 3 वर्कर्स का ही असली काम है। तो इसमें और 3 वर्कर्स भी लगा दिए, तो वो एक्सेस वर्कर जो हैं तो इनके निकालने से इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो वो ये है कि एक हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी इसमें है कि यानी डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ये था एक एग्रीकल्चर का, ये भी एक फ़ीचर था। अब एक और फीचर जो है एग्रीकल्चर का, इट्स ए सीजनल ऑक्यूपेशन। अब ये पेशा है एग्रीकल्चर, मगर ये भी सीजनली है, 6 महीने अगर ये इसमें एंगेज रहते हैं और 6 महीने जो है ये बंद रहता है। इंडियन एग्रीकल्चर इज़ ए सीजनल ऑक्यूपेशन, क्योंकि इंडिया में जो है ये इंडियन एग्रीकल्चर जो है ये एक सीजनली ऑक्यूपेशन है। इन अदर वर्ड्स इट्स प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन सीजन, या दूसरे लफ्ज़ों में हम कहेंगे कि इसकी जो पैदावारी सलाहियत है, जो प्रोडक्टिविटी जो है इसकी, वो सीज़न पर ही डिपेंड करती है, मुनहसर है। इंडियन फार्मर्स फाइंड वर्क फॉर ए 6 मंथ्स पीरियड इन ए ईयर, इंडियन फार्मर जो हैं वो सिर्फ 6 महीने के लिए ही काम जो है साल में यानी उनको हासिल होती है, वहाँ से वैल्यू हासिल होती है। एंड फॉर रिमेनिंग 6 मंथ्स दे रिमेन अनएम्प्लॉयड, और बाकी जो 6 महीने यहाँ पर हैं साल के, जो बाकी 6 महीने रहते हैं उनमें वो बेकार रहता है, यानी इंडियन वर्कर जो है वो बेकार रहते हैं। तो 6 महीने वो एग्रीकल्चर में, इसलिए इसको सीजनली ऑक्यूपेशन भी कहते हैं, ये सीजनल है। तो एक 5वां जो है इसका सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल टू इंडस्ट्री, ये एग्रीकल्चर जो है ये इंडस्ट्रीज़ों को रॉ मटेरियल सप्लाई करता है। एग्रीकल्चर एक ऐसा सोर्स है जो सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल टू इंडस्ट्री, यानी इंडस्ट्रीज़ों को ये रॉ मटेरियल सप्लाई करता है, खाम माल देता है उनको तैयार करके एग्रीकल्चर को। एग्रीकल्चर सप्लाइज रॉ मटेरियल टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है इंडस्ट्री जो है कारखाने जो उनको ये रॉ मटेरियल सप्लाई करता है। वो मेनी इंडस्ट्रीज़ आर इन दिस वे डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर, तो बहुत सारी जो कारखाने जो हैं, इंडस्ट्रीज जो हैं, इस तरीके से वो एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंड करते हैं। व्हेन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीजेज, जब पैदावारी जो ज़रूरी पैदावार जो है बढ़ जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है, द प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर आल्सो इंक्रीजेज, तो उस वक्त इंडस्ट्रियल सेक्टर की जो प्रोडक्शन जो है वो भी बढ़ जाती है, बिकॉज द सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर इंक्रीजेज, क्योंकि जब सप्लाई एग्रीकल्चर ने जब जो सप्लाई कर रहा है
रॉ मटेरियल वो जब बढ़ गया तो आगे से जो उनका काम जो है इंडस्ट्रीज़ों का जो उनकी प्रोडक्शन है वो भी बढ़ जाती है। तो ये था सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल टू इंडस्ट्री यानी कौन, एग्रीकल्चर। अब ये भी है कि एग्रीकल्चर जो है वो क्या करता है, वेज गुड्स भी सप्लाई करता है, वो वेज गुड्स भी सप्लाई करते हैं, सप्लाई वेज गुड्स करता है सप्लाई। वो अनदर फीचर ऑफ एग्रीकल्चर इज दैट इट सप्लाइज वेज गुड्स, ये वेज गुड्स सप्लाई करता है। मेनी प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट लाइक नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, यानी बहुत सारे गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम्स हैं, मिसाल के तौर पर नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम और डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। जो फूड फॉर वर्क जो है यानी गवर्नमेंट जो है कहीं काम कराता है, सड़कें निकालवाता है, तो उस पर जो है मजदूरी के बजाय वो फूड उनको सप्लाई करता है, राशन सप्लाई करता है, चावल जो है राइस करता है सप्लाई उनको, तो उसको हम यानी फूड फॉर वर्क प्रोग्राम कहते हैं। फूड फॉर वर्क यानी काम के बदले अनाज, काम के बदले अनाज जो है ये कौमी फूड फॉर वर्क होता है, नेशनल फूड फॉर वर्क करते हैं वो। तो ये डिपेंड जो है और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है। ये जब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अच्छी बनेगी तो फिर गवर्नमेंट भी ये प्रोडक्शन जो है नेशनल इन फूड फॉर वर्क प्रोग्राम के मतलब में इस्तेमाल कर लाता है फिर ये, तो इसलिए इसके लिए ये मैनी प्रोग्राम्स अंजाम देता है। तो ये द सप्लाई ऑफ वेज गुड्स, इसको हम कहते हैं कि वेज गुड्स भी ये सप्लाई करता है एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर जो है एक और फीचर इसका क्या है, सातवां फीचर जो है मेन बेसिस ऑफ द फॉरेन ट्रेड। यानी फॉरेन ट्रेड जो भी हो जाती है तो उसकी बुनियाद जो है, मेन बेसिस जो है वो एग्रीकल्चर ही है। फॉरेन ट्रेड के लिए भी एग्रीकल्चर ही मेन बेसिस है। ऑल्दो द शेयर ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स इन द वर्ल्ड ट्रेड इज़ वेरी मार्जिनल। अगर ये कहेंगे कि इंडियन एक्सपोर्ट्स जो है बाहर जो माल बेचते हैं वगैरह, तो वर्ल्ड ट्रेड में इसका बहुत ही मार्जिनल ये है शेयर है इसका। तो वो क्या है, दैट इज़ 0.86% ऑफ द वर्ल्ड एक्सपोर्ट्स में इसका शेयर है। एग्रीकल्चर इज़ द मेन बेस ऑफ इंडियन ट्रेड। अब ये जो एग्रीकल्चर जो है ये एक अहम बेस जो है इंडियन ट्रेड की है। मोर देन 18% ऑफ द गुड्स आर एक्सपोर्टेड फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर से ही तकरीबन 18%, अगर बाकी सेक्टरों से भेजे जाते हैं, एक्सपोर्ट किए जाते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर से तकरीबन 18% से ज़्यादा जो है एक्सपोर्ट किया जाता है। मिसाल के तौर पर टी एग्रीकल्चर से ही निकाला जाता है, कॉफ़ी, ऑयल, टोबैको एंड स्पाइसेस, मसाले जो वगैरह आर द मेन प्रोडक्ट्स जो है एग्रीकल्चर के, विच आर एक्सपोर्टेड फ्राम द कंट्री, जो कंट्री से एक्सपोर्ट किए जाते हैं, दे आर ऑल प्रोड्यूस्ड फ्राम एग्रीकल्चर। ये तमाम चीज़ें जो हैं, टी, कॉफ़ी, ऑयल, टोबैको, स्पाइस वगैरह, ये जो मेन प्रोडक्ट्स हैं ये सिर्फ किससे, एग्रीकल्चर से ही यानी प्रोड्यूस किए जाते हैं और फिर बाकी बाहर के मुल्कों में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। वो इसके लिए जो है ये एग्रीकल्चर जो है एक यानी फॉरेन ट्रेड के लिए, मतलब फॉरेन ट्रेड जो है ये मेन बेसिस ऑफ द फॉरेन ट्रेड भी एग्रीकल्चर है। तो आठवां जो है फीचर इसका है, एग्रीकल्चर इज़ अ सोर्स ऑफ सेविंग। अब ये है कि हम सेविंग भी इसमें कर सकते हैं, बचत भी कर सकते हैं इसमें, वो एग्रीकल्चर के ज़रिए। इट इज़ द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ सेविंग, यानी एक बचत करने का, एक सेविंग का एक बहुत बड़ा अहम सोर्स है ये। एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी हैज़ इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर। ये जो न्यू टेक्नोलॉजी हम अडॉप्ट करते हैं, लागू करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो शुरू करते हैं, तो इससे इन प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर है वो बढ़ जाती है, विच इंक्रीज द इनकम ऑफ द फार्मर्स। तो जब नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की तो उससे प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर बढ़ गई, तो उससे जो है इनकम ऑफ द फार्मर्स भी बढ़ती है। एज ए रिजल्ट ऑफ इट फार्मर्स आर सेविंग मोर नाउ। अब जो है जब आमदनी उनकी बढ़ गई प्रोडक्शन से, तो नतीजा ये निकला कि फार्मर जो है सेविंग भी ज़्यादा करते हैं। तो नौवां जो है, लास्ट जो है इसका फीचर जो है, बेसिस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब एग्रीकल्चर जो है इससे क्या है, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट की एक बेस भी है, जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है, इक़्तिसादी जो तरक्की होती है यहाँ पर, माशी तरक्की के लिए ये एग्रीकल्चर जो है एक बेस है इसका, यानी एग्रीकल्चर जो है बेस है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। वन इन एग्रीकल्चर इज़ द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अदर सेक्टर्स। बाकी सेक्टर्स जितने भी हैं, यानी विच डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, जितने भी बाकी सेक्टर्स हैं जो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं, तो उनके लिए जो है एग्रीकल्चर जो है एक बेस है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो है बेस है। दस द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ ए पॉसिबल थ्रू एग्रीकल्चर सेक्टर। अब ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है अगर मुमकिन है, ये कैसे डेवलपमेंट हो जाएगी इसकी इकोनॉमिक की, माशी तरक्की की, ये पॉसिबल थ्रू एग्रीकल्चर सेक्टर से ही है। ये बुनियादी तौर एग्रीकल्चर सेक्टर से ही मुमकिन है। तो ये था आज के लिए मेन फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, जो हमने यहाँ पर इनको इन्हें डिस्कस किया, बताया यहाँ पर। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी। फ़ी अमानिल्लाह।